हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो 4। यहाँ पर जैसे आप टाइटल दे सकते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा जो आरबीएससी का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर के जो इनिशियल टॉपिक्स हैं उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन स्प्रिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमें यही नहीं पता कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, तो हम इस टॉपिक को आसानी से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम एक पहले जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं या उसके शेप को अगर चेंज करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो जितना वर्क डन हम करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेकर समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस कर दिया है। इस ऑब्जेक्ट को जो है एक पर्टिकुलर हाइट तक अगर हम रेज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। और जो अगर ये एच हाइट पे रख दिया जाता है तो जो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और अगर हमने एच जो है हाइट तक इसको रेज किया है तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर होती है। सो बेसिकली जितना भी हम वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक रबर बैंड है उसको अगर आपने स्ट्रेच किया है तो उसका शेप बदल जाएगा, लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है। तो ये जो शेप चेंज में भी हमने जितना वर्क डन किया वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाता है। दूसरी ये चीज़ होती है कि हमें एक टर्म और समझनी है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्योंकि हमने जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर रेज किया तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके मूव कर रहे हो या ऐसे करके मूव कर रहे हो, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा एच ही हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। आपके आगे जाकर कुछ टॉपिक आएंगे जहाँ पर हमें नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस का डिफरेंस भी जो है समझना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे लिए इन टर्म्स की रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो स्प्रिंग होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे पास में जो है आपको अपने स्क्रीन पे जो है 3 डायग्राम जो है आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है और आपको ये मान के चलना है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसके अंदर मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का डिफरेंस जो है आपको एक्सप्लेन किया था। और दूसरा ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेगा। आप इस ब्लॉक को ऐसे लेके जा रहे हैं ऐसे लेके जा रहे हैं, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इनिशियली जो है ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यहाँ पर जो है किसी तरह का स्प्रिंग फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है। एक्स इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको इलांगेट कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो अगर हमें इसे डिस्प्लेस करना है तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर भी एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम एफ एस से नाम के से जानते हैं। और जो एफ एस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने स्प्रिंग को इलांगेट किया है। कई बार हमारी कंडीशन ऐसी भी होती है जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, यानी कि वो मीन पोजीशन से जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गई यानी कि कंप्रेस हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव रहेगा और हम क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्योंकि हमने यहाँ पर एक जो स्प्रिंग को अटैच किया वो एक रिजिड वॉल से अटैच किया। रिजिड वॉल का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी तरह का फोर्स लगाएंगे तो वॉल में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन डेवलप नहीं होने वाला है। दूसरा, यहाँ पर जो हमने ब्लॉक अटैच किया है सिर्फ उसके मास को हम कंसिडर करेंगे और जो हमारी स्प्रिंग है वो मासलेस है। मासलेस है मतलब उसके अंदर किसी तरह का हम मास जो है उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और जो इसमें स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है, जैसे हमने स्प्रिंग फोर्स की बात करी थी, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो हुक्स ने डिफाइन किया था और जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे जो हमारा के होता है उसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर के बराबर होती है।
और जो होता है कि अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो हम स्प्रिंग को स्टिफ मानते हैं, और अगर के की वैल्यू बहुत कम होगी तो हम स्प्रिंग को जो है सॉफ्ट मानते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे हमारा इनिशियल डिस्कशन था उसमें हमने कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम को मूव करने के लिए वर्क डन करते हैं तो जितना भी वर्क डन होता है वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने स्प्रिंग को क्या किया था, उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है और वो फाइनल पोजीशन जो है वो xm है। तो अगर हमें टोटल वर्क डन करना है तो हमें यहाँ इन लिमिट्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स को इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसकी जो वैल्यू है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर है तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। लेकिन इनिशियली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्प्रिंग फोर्स से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है, और जैसे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो सिर्फ हमें उतने फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस स्प्रिंग फोर्स को कैंसिल आउट कर दे। सो बेसिकली अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी 0 और फाइनल पोजीशन क्या है xm, और हम किसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग फोर्स के बराबर लगाने वाले हैं fx dx। fs की वैल्यू जो है हमने जस्ट लिखी थी, तो ये माइनस के जो है हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि के कांस्टेंट रहता है। ये जो हमारी लिमिट्स हो जाएगी 0 टू xm हो जाएगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अगर हम लिमिट्स को पुट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू लिमिट जो है हमारी 0 टू xm है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के xm स्क्वायर अपॉन 2। जो हमारा टोटल वर्क डन है वो माइनस के xm स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सी कंडीशन की बात करते हैं तो अगर हमें कंप्रेशन करना है, यानी कि हम इसको कंप्रेस करेंगे तो अगेन हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे वो कुछ वर्क डन करेगा, और जितना भी वर्क डन होगा वो उस स्प्रिंग के अंदर जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम, ये हमारा बी कंडीशन है कि जब हमने स्प्रिंग को इलांगेट किया था, सी में यानी कि स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो भी हमारा वर्क डन जो है वो हमारा माइनस के एक्स सी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होगा। एक्स सी जो है हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो आपको एक ग्राफ भी दे रखा है, तो इस ग्राफ को भी हमें समझना है कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। इस ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो जो आपका फिगर 6.7 है उसके अंदर आपको एक ग्राफ नज़र आएगा। ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स के बीच में जो है प्लॉट किया गया है, और जो हमें ग्राफ जो है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स जो है माइनस के एक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा वर्क डन कितना है, नेगेटिव। तो हमारा एक्सप्रेशन अभी जस्ट हमने देखा था कि एफ एक्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्स जो है वो जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हम इस ग्राफ में जो ये एरिया अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी ये हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल के फॉर्म में आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम इसकी बेस की बात कर रहे हैं तो बेस जो है हमारा x हो गया या xm ले बोल सकते हैं, और हाइट जो है वो हमारी किसके बराबर हो गई, fs के बराबर हो गई। fs के बराबर हो गई, fx की वैल्यू हम जानते हैं कि माइनस के x के बराबर होती है। तो ये हाफ xm स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर हम एफ एस स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके एरिया की मदद से भी हम टोटल वर्क डन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों कंडीशन में। ये हमारी इलोंगेटेड कंडीशन है और ये हमारी जो है कंप्रेस्ड कंडीशंस हो गई। तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली हमने क्या किया था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो हमने 0 लिया था। तो हम एक नॉर्मल जो है एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि अगर हमारा ब्लॉक जो है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो ब्लॉक है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi से मूव करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट x तक जाता है, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा। टोटल वर्क डन जो है हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा xi से लेकर
एक्स एफ तक, और ये है हमारा एफ एस डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमने रख दी कि एक्स, तो ये हम वैल्यू आ जाएगी हमारी के एक्स एफ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स एफ अपॉन स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। अगर हम किसी भी पोजिशंस के लिए, जब हम किसी स्प्रिंग को मूव करते हैं तो किसी भी पोजीशन के लिए हम जो है टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्प्रिंग को पहले एलोंगेट किया, फिर उसके बाद इसको वापस कंप्रेस करके फाइनल अगर हम वापस इसकी मेन पोजीशन पे ले आएंगे तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। उस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो सकता है। और हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से ये भी हमें पता चलता है कि जो हमारा वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा वर्क डन है और ये जो हमारे फोर्सेस हैं, ये क्या है, हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब हमें टोटल एनर्जी की बात करनी है कि टोटल एनर्जी किस तरीके से होती है। इसको हम तीनों पोजीशंस के लिए हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं ए पोजीशन में, उसके बाद हम बी पोजीशन और सी पोजीशन की बात करेंगे, तो टोटल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो अगर ये हमारा ए हो गया, बी पार्ट में जो है अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगी। तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर हो जाएगी दैट इज़ इक्वल टू हाफ, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है। हमने पोटेंशियल एनर्जी की जगह हाफ के एक्स स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि जितना भी वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई मतलब वेलोसिटी नहीं है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर हम सी पोजिशन में जाते हैं तो सी पोजिशन में भी हमारा यही रहेगा कि ऑब्जेक्ट की जो जो हमारी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। लेकिन अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं, मीन पोजीशन में क्या होगा कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगी। और अभी हम इन दो पोजीशंस को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई थी, हमारी टोटल एनर्जी आई थी ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन पोजीशन के लिए, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे हम हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन एम एक्स स्क्वायर, जिससे हमारी वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं के अपॉन एम इंटू एक्स। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमें मैक्सिमम स्पीड भी दे देगा कि कितनी स्पीड से जो हमारा जो है जो ब्लॉक जो है वो मूव करेगा। सो यहाँ पर हमने टोटल वर्क डन निकाला, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली और काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी भी हमने कैलकुलेट कर ली, और जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमें कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को है डिस्कस करना है।